सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज पार्ट 2 ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस। तो बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमी रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की। वर्स्ट में बी ओवर फॉर रुपी अगेंस्ट डॉलर। तो विशेषज्ञों का, एनालिस्ट्स का ये कहना है, एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट हैं तो, कि रुपी के लिए वर्स्ट इज ओवर। रुपी में हमने देखा कि काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, 70 रुपीज से भी नीचे रुपी जो है वीजा वी डॉलर उसकी वैल्यू स्लाइड हो गई थी, राइट। अब 67 से 68 जो है ये एक कंफर्टेबल रेंज है इंडिया के लिए। मतलब अगर रुपी गिरता है तो मतलब हमें पहले रुपी के लिए 66 रुपीज देने पड़ते थे हर डॉलर के लिए, लेकिन अगर रुपी में गिरावट देखने को मिल रही थी तो हमें 70 रुपीज हर डॉलर के लिए देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसान होता है। अब रुपी जो है, ये कहा जा रहा है एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट द्वारा, इकोनॉमिस्ट जो है उनके साथ में, कि 67 से 68 रुपीज के लेवल पे रुपी आ जाएगा। कुछ एपिसोड्स ये भी आगे हो सकते हैं देखने के लिए कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, ये उछाल और ये गिरावट, ऐसे जिगजैग पैटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रुपी 67 से 68 के बीच में सेटल हो जाएगा। रुपी अगर स्टेबल रहता है, स्थिरता रहती है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए डिसीजन लेना आसान रहता है। और हम क्योंकि नेट एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब पूरे साल के हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं पूरे साल के इंपोर्ट से कम पड़ते हैं, यानी कि हम नेट इंपोर्टर कंट्री हैं, बिकॉज हम क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और ये सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। डॉलर रैली इज लाइकली टू फेड आउट एज द यूएस मिड टर्म इलेक्शंस टेक प्लेस इन नवंबर। और यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं नवंबर में। जब ये देखा गया है हर डेमोक्रेसी में कि नवंबर जैसे कोई इलेक्शन पास में आते हैं तब रुपए में गिरावट देखने को मिलती है, राइट। तब डॉलर में अब गिरावट देखने को मिलेगी। अब अगर यूएसए में नवंबर में इलेक्शन है तो इंडिया के इलेक्शन भी दूर नहीं है, हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना होगा। और ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम जो है यूएसए में दोबारा से उमड़ के आएगी, तो फिर यूएस डॉलर की वैल्यू गिरती हुई देखने को मिलेगी, और उसकी वजह से इंडिया का जो रुपी है वो रिकवर कर लेगा। और ये अभी पिछले दिनों हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव ने भी ये बात कही थी कि बेसिकली रुपए में गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, डॉलर में अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। डॉलर बढ़े या रुपया गिरे बात एक है, हमारे लिए नुकसान है। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा था, ये वो वाली बात थी कि कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, नुकसान तो इंडिया का ही है उसमें कि अगर हमारा रुपया गिरने लगता है। नाउ बाय दिस फिस्कल ईयर एंड द फेयर वैल्यू ऑफ रुपी इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 67-68, बट गोइंग इनटू नेक्स्ट ईयर विद इलेक्शन रिस्क कमिंग इन। अब अगर यूएसए के इलेक्शन के चलते रुपी 67-68 का लेवल गेन कर लेगा 70 के मुकाबले, अगली बार इलेक्शंस को देखते हुए फिर दोबारा से रुपए में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक वॉलेटाइल समय है, इंपोर्टर्स के लिए भी। मध्य प्रदेश रिवाइवल मांग रहा है कि चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाए। चीता जो बेसिकली वाइप आउट हो गया था मध्य प्रदेश की जो भूमि से, वो छत्तीसगढ़ की पार्टीशन होने की वजह से, अब दोबारा से एक वे से उस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए गुहार लगाती हुई मध्य प्रदेश सरकार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लिखा गया है टू रिवाइव द प्लान टू री इंट्रोड्यूस चीताज इन द स्टेट्स। नौरादेही सेंचुरी, नौरादेही सेंचुरी कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आसपास कोई नदी या कोई और रिजर्वायर, ये आपको देखना होगा प्रीलिम्स के लिए। तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है 2009 में ये कंसीव किया गया था, लेकिन इसे बीच में छोड़ दिया गया। कंट्रीज लास्ट स्पॉटेड फेलाइन died in Chhattisgarh in 1947. Later, cheetah, which was the fastest land animal, was declared extinct in India in 1952. अब इसे रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश जैसे कि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ पे, तो एक आइडियल प्लेस है उसे रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है, उन्होंने 260 करोड़ रुपए का चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 6 साल पहले कंसीव किया था, और ये एस्टिमेट किया गया था कि 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए में एक चीता would be needed to build and एक चीता enclosure would be built in an area of 150 square kilometer for cheetahs in Noradehi. According to earlier action plan, around 20 cheetahs were to be translocated to Noradehi from Namibia in Africa. Namibia से लाए जाएंगे, और ये प्रोजेक्ट एक काफ़ी एक अपने आप में एक ये बात की मिसाल है कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए एनटीसीए और मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ पे देहरादून, उत्तराखंड, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस मार्ग पे आगे बढ़ते हुए। नाउ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी
is a statutory body under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. इस बॉडी को जो पावर्स दी जाती हैं वो किस एक्ट के अंदर दी जाती हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये बॉडी बनाई गई है और इस एक्ट को 2006 में अमेंड किया था फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन। अब प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में चलाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर में नए 2-3 टाइगर रिजर्व, जो 3 नए टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। Objectives: providing statutory authority to Project Tiger so that compliance of its directives becomes legal. Project Tiger जो चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1973 में, राइट? उसके बारे में कुछ चीज़ें उसको कंप्लाई कराने के लिए राज्य सरकारों के लिए या फिर मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के लिए बाध्य बनाने के लिए, मैंडेटरी बनाने के लिए इस एक्ट में संशोधन लाया गया था 2006 में। Fostering accountability of the center state in management of tiger reserves by providing a basis for MOU with the states within our federal structure. Providing for an oversight by parliament. अब parliament इस पे नजर रखेगी कि किस हद तक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट टाइगर कारगर साबित हो रहा है। Addressing livelihood interest of the local people in the areas surrounding tiger reserves. ये इसके उद्देश्य हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। रेजर्वॉयर्स, जो मल्ला पेरियर डैम की बात हो रही है ये केरला के बाद में, रेजर्वॉयर्स नॉट मैनेज्ड यूजिंग अ साइंटिफिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। केरला अभी जो इस फ्लड की चपेट में था उसके बाद में अभी इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ फॉरकास्टिंग फ्लड्स इन द स्टेट विद रिलेटिवली स्मॉल रिवर्स प्रोन टू फ्लैश फ्लड्स। Inaction at the local level despite weather alerts and dam management. तो 3 बड़ी बातें कही गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा कि एक तो नेचुरल कारण है, रिवर्स, छोटी छोटी सी रिवर्स हैं, फ्लैश फ्लड्स उसमें देखने को मिलती हैं। दूसरी, वैसे ये जो अभी हुआ केरला में, ये कोई फ्लैश फ्लड टाइप नहीं था कि स्मॉल रिवर्स वगैरह, ये मुल्ला पेरियर डैम को अगर पहले से मैनेज किया जाता या 4 to 5 इयर्स का टाइम होराइजन अगर हम लेके चलें तो इससे निपटा जा सकता है। अगर हम ये ब्लेम गेम ही करते रहेंगे, नेचर को कोसते रहेंगे, तो फिर दोबारा इस प्रॉब्लम के लिए हमें तैयार रहना होगा। इनएक्शन एट द लोकल लेवल डिस्पाइट, अब येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट अगर इशू करे गए थे तो केरल सरकार ने भी उसे जहां तक हो सका लिया गया उसे कॉग्नाइजेंस में, लेकिन ऑरेंज ये मौसमी अलर्ट और ये सब करने के साथ साथ केंद्र सरकार की भी सहायता यहाँ पे चाहिए होगी राज्य सरकार को इतने बड़े जो इम्पेंडिंग क्राइसिस है उनसे निपटने के लिए। There were 2 spells in Kerala on 4th and 14th which were captured by short range weather prediction system and forecast for heavy rains. District wise were given days in advance. ये बात ठीक है कि अलर्ट्स तो दिए गए थे, ऑरेंज अलर्ट और ये सब इशू करे गए थे। केरला हैज नो फ्लड वार्निंग सिस्टम। सेंट्रल वाटर कमीशन का डजंट हैव अ फ्लड वार्निंग स्टेशन इन केरला। ऐसा क्यों? सेंट्रल वाटर कमीशन का केरला में फ्लड वार्निंग स्टेशन नहीं है, जबकि मुल्ला पेरियर डैम हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ये 100 से भी ज़्यादा साल पुराना है और इसमें ये सब देखने को मिलता है विद एवरी मानसून। इतना नहीं जितना इस बार देखने को मिला, लेकिन ये सिचुएशन हमेशा रहती ही है। बट द रिवर्स एंड वाटर लेवल्स आर मॉनिटर्ड। ऑरेंज मीन्स बी ऑन अलर्ट एंड रेड मीन्स टेक एक्शन। तो ये सब अलर्ट्स तो इशू करे गए थे, लेकिन action was lacking. In Kerala, the rivers are relatively small. For instance, if it rains in a hilly region, it can flood within 25 minutes and in an hour. ये बात भी ठीक है कि hilly region से आती हुई रिवर बहुत ही स्पीड से पानी नीचे आता है तो फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन जाती है। Rivers like Kaveri and Narmada have huge basins and such inundations are much slower. तो नर्मदा और कावेरी से कंपेयर किया जा रहा है कि बेसिन्स उनके बहुत बड़े हैं तो फिर पानी को फैलने को जगह मिलती है, लेकिन पहाड़ों से आती हुई ये रिवर्स जो है मुल्ला पेरियर, दोनों रिवर्स, ये एकदम से एक जाइजेंटिक प्रोपोर्शन का क्राइसिस बन जाता है। देयर आर 11 फ्लड वार्निंग ऑफिसेस इन द कंट्री व्हिच कन्वे द फोरकास्ट ऑफ द एवरेज रेनफॉल ओवर द बेसिन टू सेंट्रल वाटर कमीशन व्हिच एस्टिमेट्स हाउ मच वाटर इज लाइकली to get accumulated in a river. None of our reservoirs are managed using a scientific decision support system. ये एक बड़ी बात है कि ये खुद ही यहाँ पे स्वीकार किया जा रहा है इस बात को। It's left to a few individuals to take decisions. चाहे वो हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें, तो डिसीजन लेने की पावर जो है बहुत कम हाथों में है, चाहे वो अलर्ट्स इशू करने की बात हो और चाहे अलर्ट्स पे एक्शन लेने की बात हो। डैम्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट्स एंड दे वरी अबाउट देयर ओन पर्सनल रिक्वायरमेंट्स सच एज
हाइड्रो पावर मैनेजमेंट। अब केरला और तमिलनाडु के बीच में जो डैम है मुल्ला पेरियर, इसमें भी कुछ ऐसी स्थिति थी। तमिलनाडु इस डैम को सुपरवाइज करता है, जबकि ये डैम केरला में पड़ता है। तो ऐसे केस में तमिलनाडु को ये बार बार कहना पड़ा कि पानी का स्तर जो है 152 टीएमसी एफटी से नीचे रखा जाए, और केरला के लिए ये सिचुएशन एग्रेवेट हो गई। तो जो नैरो इंटरेस्ट हैं, कई बार पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों इंटरेस्ट हैं, उनको ध्यान में रख के कई बार हम डिजास्टर को पनपने देते हैं। डिसीजन शुड बी मेड बाय टॉकिंग टू द मेटीरियोलॉजिकल ऑफिस, फैक्टरिंग इन दी इनपुट्स को संज्ञान में लेते हुए ही कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए, बट देयर इज नो सच मैकेनिज्म इन प्लेस। नाउ न्यू कॉप्टर्स टू एनेबल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। डिफेंस मिनिस्ट्री इज शॉर्टली एक्सपेक्टेड टू रिलीज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स प्रोक्योर करने हैं अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। तो पहले आइए एक नजर डालते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है क्या। ये पॉलिसी लाई गई थी 2017 में टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, और ये मई 31 2017 को आई। और इसमें 4 सेगमेंट्स हैं। 4 सेगमेंट्स वर नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन अंडर दिस रूट: fighter aircraft, helicopters, submarines, armored fighting vehicles, main battle tanks, etc. It enables the participation of private Indian firms in Make in India and defense. Policy acknowledges Indian private sector's limited experience in defense manufacturing. तो ये बात को संज्ञान में लिया गया है कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर जो है डिफेंस में, हमने आज तक उन्हें कोई भागीदारी नहीं दी। उसी के चलते आज हमें फॉरेन प्लेयर्स के साथ में, हम इनके बीच में एक गठबंधन करवाना चाह रहे हैं इंडियन प्राइवेट सेक्टर के बीच में और फॉरेन प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ताकि इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में एक फिलिप दिया जा सके, एक बूस्ट दिया जा सके। नाउ साथ साथ 2 इश्यूज आ रहे हैं। फॉरेन कंपनीज का ये कहना है कि इंडिया के साथ ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में काम करते समय 2 इश्यूज फेस किए जा सकते हैं। एक तो ये है लीगल इशू, global regulations do not allow a submarine or fighter jet to be sold to a private company। जबकि इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी को सबमरीन्स और फाइटर जेट्स बेचे जाएंगे और वो कंपनी फिर इन टर्न सरकार को बेचेगी। तो इट हैज टू बी अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही ये बेचना अनिवार्य है। सो देयर हैज टू बी अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंपोनेंट इन द एंड। For the first time under the strategic partnership model, Indian private companies को ये मौका दिया जा रहा है कि वो टाई अप करें लॉकहीड मार्टिन या साब, ग्राइपेन, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके साथ में टाई अप करके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कहा जाता है इन्हें, और ये कहा जा रहा है कि इनको बड़े मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स बनाने का मौका दिया जाए अंडर दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यानी कि इंडिया को फॉरेन की बड़ी कंपनीज लॉकहीड मार्टिन ये सब टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगी हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जैसे कि रिलायंस या टाटास के साथ में पार्टनरशिप करके। लेकिन ये जो चैलेंज है लीगल इशू, और दूसरा इशू क्या है, लायबिलिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट। विदाउट अ बैक एंड मैकेनिज्म स्टैंडिंग गारंटी टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट बिल्ट बाय अ लोकल कंपनी इज अ प्रॉब्लम। अब बैक एंड मैकेनिज्म, स्टैंडिंग गारंटी मतलब हमने प्राइवेट फॉरेन कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो करवा लिया, लेकिन प्रोडक्शन कौन करेगा, इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स। अब ऐसे केस में स्टैंडिंग गारंटी का प्रावधान ये कहता है कि फॉरेन की जो कंपनी है वो स्टैंडिंग गारंटी देगी अगर प्रोडक्ट में कोई मैल फंक्शन होता है। तो फॉरेन कंपनी का ये कहना है कि जब प्रोडक्ट बनाया प्राइवेट कंपनी ने है, डोमेस्टिकली इंडियन जो प्राइवेट कंपनी है, तो फिर हम स्टैंडिंग गारंटी क्यों दें प्रोडक्ट मैल फंक्शन की। दिस लायबिलिटी इशू वाज वन ऑफ द, यही एक बड़ा मुद्दा था कि अर्लियर पहले की जो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डील थी 126 जेट्स को खरीदने की, वो आगे तक नहीं, वो नेगोशिएशन स्टेज तक पहुंच के भी वापस उसे लाना पड़ा और रिफ्यूज टू स्टैंड दी गारंटी। डसॉल्ट ने ये कहा कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा, टेक्नोलॉजी हम देंगे, तो हम उसकी जिम्मेवारी क्यों लें। नाउ another senior executive observed that there is a large infrastructure already present in the country with defense public sector undertakings। अभी तक उनके पास में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, तो उसी पे ही इंडिया को काम करना चाहिए। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और ये दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिट के लिए काम आएगा, बजाय इसके कि प्राइवेट प्लेयर को बीच में घुसाया जाए। पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ही इसमें भागीदारी देने की कोशिश की जानी चाहिए, जबकि सरकार का अभी झुकाव जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की तरफ है। और ये गलत नहीं है, क्योंकि
विश्व भर में यूएसए वगैरह में भी बड़ी बड़ी ये कंपनीज जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है। और उनका ये भी डिफेंस एनालिस्ट का ये भी कहना था देयर इज अ नीड फॉर सम क्लैरिटी। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात पे स्पष्टीकरण चाहिए कि प्रोडक्शन ट्रांसफर एक अलग चीज है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक अलग चीज है। प्रोडक्शन ट्रांसफर में प्राइवेट प्लेयर इंडिया में आके इंडिया के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं इंडिया में आके इंडिया के प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में प्रोडक्शन ट्रांसफर में काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ये है कि सिर्फ इंजन दे दिया, बता दिया कि ये चलता कैसे है, अब सारा काम इंडियन डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर करेगा। ऐसे केस में लायबिलिटी इशू जो कि हमने देखा, स्टैंडिंग गारंटी कोई भी फॉरेन कंपनी क्यों लेगी। इन जुलाई एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सारी जनरल और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो इस हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट के लिए थी वो सब उनको हरी झंडी दे दी थी। लेकिन उसके बाद ये जो इश्यूज आ रहे हैं ये एक बड़े लेवल के इश्यूज हैं, इन्हें सुलझाना समय रहते इन्हें सुलझाना जरूरी होगा। देन इंडियन चॉपर्स टू रिमेन इन मेल। मालदीव्स और इंडिया रिलेशंस में कुछ अब नरमी देखने को मिल रही है। इस मीटिंग के बाद में एक मीटिंग रखी गई थी। 2 इंडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जो कि इंडिया ने गिफ्ट करे थे मालदीव्स को, मालदीव सरकार ने पिछले महीनों हमने देखा कि इन्हें वापस ले जाने को बोला गया था। लेकिन अभी 48 मेंबर क्रू के साथ में, जो क्रू है हेलीकॉप्टर्स के साथ में और सपोर्ट स्टाफ है, वो अगले कुछ महीनों तक, जब तक टॉक्स दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं कंक्लूड हो जाती, तब तक वो वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर्स और क्रू वहीं पे डिप्लॉयड रहेगा। लीज एग्रीमेंट फॉर 2 हेलीकॉप्टर्स गिवन टू मालदीव्स इन 2013 हैज एक्सपायर्ड। और मालदीव्स ने ये कहा था, मालदीव सरकार ने, इंडिया और मालदीव्स के बीच में बढ़ते तनाव के चलते मालदीव्स में इमरजेंसी लगा दी गई थी। और इंडिया जो है, मालदीव्स अपने बगल में एक छोटी सी कंट्री में डेमोक्रेसी की अवमानना होते हुए, एक डेमोक्रेसी को हार्म होते हुए एक रिस्पॉन्सिबल देश के नाते नहीं देख रहा था सही तरीके से। और ये कहा गया था कि आप मालदीवियन सरकार को ये कहा गया था कि आप जल्द से जल्द डेमोक्रेसी को बहाल कीजिए और इमरजेंसी को लिफ्ट कीजिए। इसी के चलते इंडिया और मालदीव्स में तनाव बढ़ गया था और अब फाइनली इन टॉक्स के बाद में दोनों कंट्रीज के रूप में नरमी देखने को मिल रही है। नाउ कमिंग टू दिस, वर्स्ट में बी ओवर फॉर रूपी अगेंस्ट डॉलर। ये हमने न्यूज ऑलरेडी देख ली है। नाउ आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स, जो इंडिया के बैंक्स हैं, उनकी फॉरेन में भी कुछ कुछ ब्रांचेस हैं। अब वो फॉरेन में इनकी स्थित जो ब्रांचेस हैं उन्हें क्लोजिंग या रैशनलाइजिंग करने की बात करी जा रही है। 70 ओवरसीज ऑपरेशंस एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन एक्सरसाइज। तो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो फॉरेन ब्रांचेस हैं, उन फॉरेन ब्रांचेस को रैशनलाइज करने की बात हो रही है। हम इंडिया में भी देखते हैं कि एक दो दुकानें छोड़ के एक एटीएम मिल जाता है, एक एसबीआई का और दूसरा पीएनबी का, राइट। और कई बार तो फिर एक एसबीआई का होता है और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का या फिर बीकानेर एंड जयपुर का। अब इन बैंक्स के मर्जर के बाद इंडिया में भी ब्रांच रैशनलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि क्राइसिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। तो इन बैंक्स को अब क्योंकि एनपीएस प्रॉब्लम्स हैं, तो 159 ब्रांचेस हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो फॉरेन कंट्रीज में चलाई जा रही हैं, जिसमें से 41 ब्रांचेस ने 2016-17 में लॉस रजिस्टर किया था। इसी के चलते अब इन्हें रैशनलाइज करने की बात की जा रही है। PSBs have the largest number of branches in Britain, followed by Hong Kong and UAE and then Singapore. अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज शेयर बायबैक। अब बायबैक इज अ मैकेनिज्म, यानी कि कंपनी टाटा, फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे टाटा का नाम यूज करेंगे। टाटा ने अपने 10 लाख शेयर्स या 15-20 लाख शेयर्स जो हैं मार्केट में बेच रखे हैं, आपके और मेरे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स ने खरीद रखे हैं। अब अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत कम हो रहा है और कंपनी के पास में कैश बहुत ज़्यादा है, जबकि कोई नया नैनो प्लांट लगाने जैसी अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल नहीं है टाटा नैनो या टाटा स्टील प्लांट लगाने की, तो कंपनी अपने शेयर्स के प्राइजेस को बढ़ाने के लिए अपने शेयर होल्डर्स की प्रति वफादारी निभाते हुए शेयर्स के कुछ शेयर्स जो है खरीद लेगी। मान लो कि 15 लाख शेयर्स हैं, तो उसमें से 2.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 250 रुपए के दाम पे। इससे क्या होगा कि कंपनी के शेयर कम हो जाएंगे, 12.5 लाख रह जाएंगे मार्केट में, और 12.5 लाख शेयर्स डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई यानी कि 2.5 लाख शेयर्स कंपनी ने खरीद लिया और उन्हें डिलीट कर दिया, कंपनी के वो शेयर्स हैं ही नहीं। ऐसे केस में शेयर का प्राइस ज़्यादा जाने लगेगा। दूसरी बात, ये तो हुई पहली बात मार्केट की। दूसरा फायदा इसका क्या होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जैसे कि रतन टाटा हैं, उनका कंपनी पे कंट्रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब शेयर होल्डर्स कम हैं और जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं आपके मेरे जैसे, और वोटिंग पावर भी कम होगी। अब वोटिंग पावर टाटास के हाथ में आ जाएगी। तीसरा फायदा ये होता है
कि जो कंपनी मुनाफा कर रही है, मुनाफा कमा रही है, व्हाटएवर प्रॉफिट कंपनी इज अर्निंग, जिसे कि हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिविडेंड भी अब कंपनी को कम देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट कम करना पड़ेगा, लेकिन पर शेयर होल्डर अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी, बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये फायदे होते हैं। बायबैक इज यूजुअली डन एट अ प्राइस हायर देन दी देन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, यानी कि अगर 250 रुपये का शेयर है, तो अगर कंपनी 250 रुपये का खरीद रही है, तो ये मान के चलिए कि वो शेयर कम से कम 230 रुपये का होगा। और अगर शेयर अगर कम प्राइस चल रहा है, तो टाटा ग्रुप की ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर 200-300 रुपये वाला शेयर 220 रुपये बिक रहा है, तो कम से कम 250 रुपये में उसे खरीद के जो शेयर होल्डर फंस गए हैं मंदी के दौरान, उन्हें बेल आउट करने के लिए ये शेयर खरीद लिया जाएगा। तो टाटा कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बच जाएगी। और हाउ कैन अ कंपनी एग्जीक्यूट? अ कंपनी कैन यूज मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? कंपनी को जो एकदम से विंडफॉल प्रॉफिट हो गया, यानी कि बिना कभी सोचा नहीं था कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा स्टील के प्राइसेस में इंक्रीज होने से, या कंपनी ने कोई एसेट बेचा, या फिर कंपनी ने कोई प्रीमियम कलेक्ट किया, तो उसके वजह से कंपनी को जो रिजर्व्स बचे हैं कंपनी के पास में, उनको उसका 25% यूज करके कंपनी बायबैक अपने पुराने शेयर्स का करके उन्हें पुराने शेयर्स को रद्द करके अपना कंट्रोल कंसोलिडेट कर लेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए पास करना होता है जनरल मीटिंग में, लेकिन अगर एक कंपनी प्लान्स टू यूज लेस देन 10% ऑफ इट रिजर्व, देन ओनली अ बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। जनरल मीटिंग में सभी शेयर होल्डर्स का होना जरूरी होता है, लेकिन अगर कंपनी सिर्फ 10% ही रिजर्व्स यूज कर रही है, तो सिर्फ बोर्ड मेंबर्स जो हैं, जैसे कि रतन टाटा और बाकी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उनकी एक मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा, तो वो सफिशिएंट रहेगा। तो कैन अ फर्म ऑप्ट फॉर रेगुलर बायबैक टू बूस्ट अर्निंग पर शेयर? कंपनी बार बार बायबैक ऑफर नहीं कर सकती एक साल के अंदर अंदर, राइट। अगर बायबैक एक साल में एक बार कर लिया गया है, तो दोबारा से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से ये अकाउंट्स में फजिंग के और ये सब के चार्जेस भी लग जाते हैं। There are time-bound limitations on further share issuances, like preferential allotment और bonus issue post buyback। यानी कि अगर एक बार कंपनी ने बायबैक किया है, तो उसके बाद में कुछ समय बाध्यता सेबी द्वारा रखी गई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा, कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर बोनस इशू शेयर्स का ना किया जाए बायबैक के बाद। These checks have been put in place so that companies do not misuse the buyback mechanism। तो बोनस शेयर्स क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना देके एक की बजाय जिसके पास में 10 शेयर है उसको 1 शेयर फ्री में दे दिया जाएगा, या फिर 2 शेयर्स और दे दिए जाएंगे, या फिर 3 शेयर्स और दे दिए जाएंगे। इसे कहा जाता है बोनस शेयर्स। देन टाइम फॉर कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स। अब ये कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स कहाँ हैं? ये हमने यूएसए में देखा था। यूएसए में अभी हाल ही के दिनों में हमने ये 90s में हरिकेन एंड्रयू देखा, और अभी हाल ही के दिनों में जो वहाँ पे हरिकेन्स देखने को मिल रहे थे, उस दौरान भी वहां पे क्या किया जाता है कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स को लाया जाता है, यानी कि जो डिजास्टर है उसका रिस्क कम करने के लिए ये बॉन्ड्स फ्लोट किए जाते हैं। अब केरला फ्लड्स की इन दी रेट्रोस्पेक्ट हम ये देख रहे हैं कि इतना सारा डैमेज हो रहा है, तो उसको फंड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज की लायबिलिटीज काफी बढ़ गई हैं। एकदम से इतनी सारी कारें डैमेज हुई हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अब वो एकदम से रिलीफ कैसे दे लोगों को, और इसी के चलते ये कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स हिंदू में आज डील किया गया है कि ये इससे फायदा क्या होता है कि देखो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो सबसे पहले कोई भी इंश्योरेंस करते रिस्क लेती है, तो उसका कुछ हिस्सा वो री इंश्योर करवा लेती है एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये कैटास्ट्रॉफ, इन्हें कैट बॉन्ड्स भी कहा जाता है, और रिस्क लिंक्ड सिक्योरिटीज हैं। इसमें रिस्क तभी होगा जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर तो कोई डिजास्टर नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी ने जहाँ जहाँ पे इंश्योरेंस कर रखा है, उत्तराखंड में या पंजाब में या केरला में, अगर वहाँ पे कोई डिजास्टर नहीं हुआ, तो इन इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई डिजास्टर हो गया, तो इन पे रिटर्न कम होगा, और ये ऐसा ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं। छोटी इंश्योरेंस कंपनी, मान लो कि कोई इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी है, वो बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से अपने द्वारा किए गए, छोटी इंश्योरेंस कंपनी अपने द्वारा किए गए इंश्योरेंस को बड़ी कंपनी से अंडरराइट करवा, ये जो है री इंश्योर करवा लेती है, ताकि अगर ज़्यादा डैमेज होगा तो स्मॉल इंश्योरेंस कंपनी खुद ही ना डूब जाए। ऐसे करने से अलावा ये यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है। बड़ी इंश्योरेंस कंपनी अपना कुछ उसमें मार्जिन लेगी, और फिर अल्टीमेटली बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में भी बॉन्ड्स के जरिए ही यही कॉमन इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करते हैं।
तो क्यों ना डायरेक्टली ये जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं डायरेक्टली ये इस तो यूएसए या ब्रिटेन में या जर्मनी में जहाँ पे कि ये हरिकेन्स और ये सब डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, ऐसा किया जाता है। हमारे यहाँ डिजास्टर में हम लोग वेट करते हैं कि कब केंद्र सरकार से जो है ग्रांट आएगी, या इंश्योरेंस कंपनीज भी कई बार बहुत बुरे क्राइसिस में चली जाती हैं। The instrument is a bond where investor loses a part or whole of the capital based on the certain pre-agreed conditions being triggered। यानी कि अगर कैटास्ट्रॉफ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी बॉन्ड होल्डर को बिल्कुल कुछ पैसा नहीं देगी। तो ये बिल्कुल वही काम है कि लॉस को कोई ना कोई तो हेजिंग करेगा। ये लॉस की हेजिंग हो रही है बेसिकली, ये फंडामेंटल इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं। हेजिंग मतलब जैसे कि लॉस को डाइवर्सिफाई करना या लॉस को इंडेमनीफाई करने के लिए कोई तरीका खोज के निकालना। Then what are the benefits? The cost of issuing and managing catastrophe bonds is cheaper than the cost of reinsuring these risks। जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी कंपनी से रीइंश्योर करवाना उससे ज़्यादा बेटर ये है कि डायरेक्टली छोटी कंपनी या कोई मिडिल साइज कंपनी जैसे कि LIC ऑफ इंडिया है, वो कहने को बहुत बड़ी है लेकिन ग्लोबल क्राइसिस मार्केट या इंश्योरेंस मार्केट में हम देखें तो वो बहुत छोटी पड़ती है, राइट। तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा रिस्क इससे। दिस इज परहैप्स द ओनली क्लास ऑफ बॉन्ड्स दैट इज नॉट टाइड टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पैरामीटर्स व्हिच वुड बी द केस इन द केस ऑफ इक्विटी। इक्विटी के केस में इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे मेजर करते हैं, जैसे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। इन्वेस्टर्स आर कॉम्पेंसेटेड बाय अ रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज हायर देन दैट ऑफ द नॉर्मल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब अगर हम इंडिया की बात करें, क्या ऐसी कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स इंडिया में ये मुनासिब हैं, या इज इट पॉसिबल इन इंडिया टू कम अप विद सच काइंड ऑफ कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स। एक ऐसी कंट्री जहां पे कर्जा सिर्फ लोन सिर्फ बैंकों से लिया जाता है या फिर डिपॉजिट सिर्फ बैंक्स के साथ ही किया जाता है एक ट्रस्ट फैक्टर के चलते, जबकि कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स हैं, चाहे वो टाटास की हैं चाहे रिलायंस की हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज की भी बॉन्ड्स कोई नहीं खरीदता। ऐसे कंट्री में कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स की बात करना अपने आप में एक कैटास्ट्रॉफ सा नजर आता है। द प्राइमरी इन्वेस्टर्स इन कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड इन्वेस्टर्स सच एज लाइफ इंश्योरेंस इन प्राइमरी पेंशंस एंड पेंशन फंड मैनेजर्स। अगर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फंड करेंगे तो वो ठीक बात है, लेकिन अगर इन्हें ल्यूक्रेटिव बनाना है कॉर्पोरेट ये इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इंडिया हैज गॉट अ लॉन्ग वे टू कवर अभी कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स की बात करने से पहले, जहां तक बॉन्ड मार्केट की डेवलपमेंट का सवाल है। और दिस हेल्प्स देम गेट एक्स्ट्रा रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये फंड मैनेजर्स हैं, ये अपने टोटल इनका पोर्टफोलियो रहता है 1 लाख करोड़ रुपए। अगर आप देखोगे कि पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है या इंश्योरेंस LIC है, तो उसमें से अगर ये 4-5% कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स में लगा देंगे तो राज्य सरकारें, जो कि ऐसे डिजास्टर्स के डिजास्टर बॉन्ड्स भी कहा जाता है इन्हें, राइट, तो राज्य सरकारों को फंडिंग भी मिल जाएगी और साथ साथ इन कंपनीज को अच्छी रिटर्न भी अगर कोई डिजास्टर नहीं होता है। मोस्ट रेटिंग एजेंसीज हैव स्टार्टेड टू रेज, और राहत की बात यह है मूडीज और ये सब रेटिंग एजेंसीज ने इनको रेट करना शुरू कर दिया। रेटिंग गिवन इज नॉर्मली अ नॉच बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। रेटिंग पुअर दी जाती है, ज़्यादा अच्छी नहीं दी जाती, लेकिन एक अच्छा एक वे से स्टार्ट है ये कि रेटिंग भी इन्हें दी जा रही है। इंस्ट्रूमेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑन द बैलेंस शीट ऑफ गवर्नमेंट्स एट द स्टेट एंड द सेंटर। Since investors will always have an eagle eye on the preparedness of dealing with catastrophes, it cuts the slack and bolsters the investment into technology। इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि इन्वेस्टर्स हमेशा उस स्टेट की डिजास्टर बॉन्ड्स को या कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स को खरीदेगा जहाँ पे कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ज़्यादा बेहतर है। अगर मान लो कि मुल्लापेरिया डैम के ऊपर या डिजास्टर या कुछ केरला के ऊपर ऑलरेडी कोई केरला गवर्नमेंट ने डिजास्टर बॉन्ड्स इशू करी होती, तो अगर केरला की डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अच्छी नहीं है तो लोग उस बॉन्ड को, अगर वो 10,000 रुपये की बॉन्ड है तो उसे 6,000 में 5,000 में भी नहीं खरीदेंगे, जो कि एक इंडिकेशन होगा राज्य सरकार के लिए कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को दुरुस्त किया जाए। ये एक इनडायरेक्ट इसका बेनिफिट है। और फिर राज्य सरकारों पे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर दबाव रहेगा कि जैसे आज हम देखते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेटिंग दी जाती है FDI रेटिंग की, FDI कौन सी स्टेट में कितना आया। वैसे ही ईज ऑफ डूइंग डिजास्टर और ईज ऑफ मैनेजिंग डिजास्टर्स इंडेक्स कुछ बन जाएगा जिसके चलते बॉन्ड्स की रेटिंग की जा सकेगी। तो ये है इकोनॉमी इन डेमोक्रेसी की एडवांटेज। नाउ कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड स्ट्रक्चर ये सब आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। SPV बनाई जाती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल इशू करता है सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, ये डिजास्टर बॉन्ड्स या कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को, और रिसीव करता है प्रिंसिपल अमाउंट, और इस प्रिंसिपल अमाउंट को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है।
और या फिर कोलेट्रल अकाउंट में, जिसे एस्क्रो अकाउंट बोला जाता है, ESCROW, वेयर दे आर टिपिकली इन्वेस्टेड इन हाईली रेटेड मनी मार्केट फंड्स. Investors coupon और interest payments are made up of interest the SPV makes from the collateral. यानी कि collateral account में जो पैसा डिपॉजिट किया गया है उसे अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा. इट इज इफ अ क्वालिफाइंग इवेंट अकर्स, यानी कि अगर कोई डिजास्टर, कोई फ्लड होता है तो ट्रिगर कंडीशंस जिससे फुलफिल हो रही हैं. ट्रिगर कंडीशन मतलब फिर इस कोलैटरल अकाउंट में से स्पेशल पर्पस व्हीकल पैसा निकालेगा और राज्य सरकार को डिजास्टर को मीट करने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए दे देगा. और इफ नो ट्रिगर इवेंट अकर्स देन द कोलैटरल इज लिक्विडेटेड. कोलैटरल जो बॉन्ड्स हैं जो खरीदी गई थी इस पैसे से जिससे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, उन्हें बेच के फिर राज्य सरकार कैट बॉन्ड्स या डिजास्टर बॉन्ड्स पे रिटर्न देती है इन्वेस्टर्स को. नाउ कमिंग टू दिस, ये इसका स्ट्रक्चर है ब्रॉडली, तो आप इसे समझ सकते हो कि काउंटर पार्टी और स्पॉन्सर ये प्रीमियम पे करता है, और ये प्रीमियम जो है यहाँ पे डिपॉजिट कराया जा रहा है किसमें, स्पेशल पर्पस व्हीकल में. और स्पेशल पर्पस व्हीकल इन टर्न कैट बॉन्ड्स इशू कर रही है इन्वेस्टर्स को. तो ये चीज़ें यहाँ पे, और प्रिंसिपल कैश प्रोसीड्स यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल में आ गए. स्पेशल पर्पस व्हीकल इसे यहाँ पे रीइंबर्स कर रही है और प्रीमियम पे किए जा रहे हैं यहाँ पे. तो कोलैटरल अकाउंट ये लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स हो जाएगा अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रिगर फैक्टर या ट्रिगर इवेंट होता है तो, राइट. इवेंट कॉन्टिंजेंट होती हैं ये इवेंट कॉन्टिंजेंट है. और रिटर्न ऑन कोलैटरल, जो भी, जैसे आप सोना खरीदते हो, एक तो सोने में जैसे गोल्ड बॉन्ड्स हैं उस पर एक तो इंटरेस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट के साथ साथ बेचने पे जो सोने में जो इंक्रीज हुआ होगा वैल्यू में वो भी मिलता है, तो उसे कोलैटरल प्रोसीड्स बोला जाता है. जो रिटर्न मिली है वो फिर कैट बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं. नाउ कमिंग टू बिजनेस रिव्यू, यहाँ पे स्टेट ऑफ वेजेस, ये रिपोर्ट बिजनेस रिव्यू मंडे का जो स्पेशल आता है उसमें दिया गया है पेज नंबर 14 से. बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट टू हायर वेजेस फॉर वर्कर्स. इस रिपोर्ट का ये दर्शाना है कि अगर कोई राज्य सरकार अच्छी प्रोग्रेस कर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वर्कर्स को उनका हक दिया जा रहा है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस ये बताता है, NSSO डेटा का एनालिसिस किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने. तो अमंग रेगुलर वर्कर्स देयर इज लिटिल एसोसिएशन बिटवीन वेजेस बोथ अर्बन एंड रूरल एंड द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट. यानी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेटर होने के बावजूद भी वर्कर्स को उनकी वेजेस नहीं दी जा रही, प्रॉपर वेजेस. पंजाब हैव रिलेटिवली लो, जैसे कि स्टेट्स जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब हैव रिलेटिवली लो एवरेज वेज लेवल्स अर्बन डिस्पाइट हाई पर कैपिटा इनकम. अमंग द रूरल वर्कर्स झारखंड एंड बिहार हैव रिलेटिवली हाई वेजेस डिस्पाइट लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऐसा क्यों? ये एक और कारण बनता है इस रिपोर्ट का, ये कारण और बनता है कि जल्द से जल्द इंडियन लेबर कोड हमें लेके आना चाहिए लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. और सरकार जो रिलैक्सेशन ऑफ लेबर रिफॉर्म्स के चलते मुहिम चल रहा है उसे सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए कि एक सोशल सिक्योरिटी नेट पहले बुनना चाहिए. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या लेबर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई संस्था बनानी चाहिए. वर्कर्स को जैसा आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस दिया जा रहा है वो और देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब ये ट्रिकल डाउन थ्योरी का फेलियर एक वे से दिखाई दे रहा है कि जो स्टेट्स अदरवाइज जिनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो वर्कर्स को वेजेस देने में पीछे रह रही हैं. और अगर दूसरी तरफ नजर डालें, अमंग द कैजुअल वर्कर्स देयर इज moderate correlation between the states with high economic development and those that pay high wages in both urban and rural areas. Kerala stands out both in rural and urban areas with high wages and high economic development. But such a correlation is missing among regular workers, which needs further investigation. ये बात इन्वेस्टिगेटर्स या एनालिस्ट्स की समझ से भी परे है कि रेगुलर वर्कर्स को कम वेजेस क्यों दी जाती हैं. तो ये एक प्रॉब्लम है. और केरला में ऐसा अच्छा क्यों है, क्योंकि आज भी वहाँ पे हम देखें कि इकोनॉमी जो केरला स्टेट की है वो सोशलिस्टिक पैटर्न में चलाई जाती है, अनलाइक इन सम ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स ऑफ इंडिया. कैपिटलिज्म में ये देखा जाता है कि वर्कर्स को उनका ड्यू नहीं मिलता है. ये टेलर के समय से चलती आ रही है डिबेट, राइट. टेलर और ये सब फेल, इनके ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उसके चलते वर्कर्स को एक कॉग इन दी मशीन माना जाता है. और यही पिक्चर यहाँ पे भी नजर आ रही है. अर्बन नॉमिनल डेली वेजेस अगर हम देखें, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है स्टेट की, लेकिन रेगुलर अर्बन नॉमिनल डेली वेजेस कम. पर कैपिटा इनकम रूरल एरिया में ज़्यादा है लेकिन नॉमिनल डेली वेजेस कम.
ऐसा क्यों? इसके लिए स्टेट को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को लेबर रिफॉर्म करने से पहले ये चीज़ों को कॉग्नाइजेंस में लेना चाहिए। इसी के साथ ही आज का डीएनए खत्म होता है। डेली बेसिस पे ये डेली न्यूज़ एनालिसिस आपको अनअकैडमी में मिल जाता है, राइट। लेकिन आज कुछ टेक्निकल रीज़न होने की वजह से आई थॉट इट राइट टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा। फेसबुक ग्रुप है IAS तैयारी विद जतिन वर्मा। थैंक यू।